हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। ये जो लेक्चर होने वाले हैं इंपॉर्टेंट होगा एफकेट एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग आज कंप्लीट फिजिक्स को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एग्जाम का जितना डिमांड है उसी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको पूरे को हमें कवर करना है। जितना नेसेसरी है, जितना डाइवर्सिटी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें उतना ही इसको कवर करना है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जैसे अभी तो ये पूरा थ्योरी क्लास होने वाले हैं, है ना। थ्योरी में उसी के साथ हम लोग फैक्चुअल्स भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एफ कैट में फैक्ट्स बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो पूरा हम लोगों ने थ्योरी यहाँ से कवर कर लेंगे। अब थ्योरी कवर करने के बाद एक डाउट आएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्योंकि ऑल अबाउट तो पूरा प्रैक्टिस ही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई जो है समाधान होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या किए हैं कि टेलीग्राम चैनल में जाना, वहाँ पे 200 MCQ का मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट को भी वहाँ से डाउनलोड करके एक बार मॉक टेस्ट लगाना, जिससे ये पता चल सके कि जो फिजिक्स हम लोग कवर किए हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस एग्जाम के क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट फिजिक्स को, जिसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मोशन को। इसके बाद हम लोग मेजरमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ मोशन है इसे जो है इसाक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। जो लॉ ऑफ मोशन है इसे इसाक ऑफ न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, और 3 लॉ दिए गए हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लो, है ना, बाकी उसके बाद पूरा थ्योरी को कवर करेंगे। इसमें क्या है कि 3 लॉ दिए गए हैं। ये रहा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोले गए हैं कि ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस में रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब तक जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ये जो है पहला जो है नियम दिए गए हैं, जिसे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। कि पहला नियम ये दिए गए हैं कि ये जो सरफेस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ये जो है पहला नियम दिए गए हैं। सेकेंड लॉ दिए गए हैं इसी के द्वारा कि F इक्वल टू एम ए, ये वाला मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, या फिर जो फोर्स होंगे वो फोर्स जो मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशंस के क्या होने वाले हैं, मल्टीपल होने वाले हैं। ये सेकंड जो है रूल्स दिए गए हैं। आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके और डिटेल के साथ। फिर न्यूटन का जो यहाँ पे थर्ड लॉ दिए गए हैं। थर्ड लॉ में क्या बोले गए हैं कि अगर कोई एक्शंस कर रहे हो तो उसका अगेंस्ट भी होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक्शंस कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गन का। ठीक है, अगर गन दागोगे तो थोड़ा सा हमें बैकवर्ड में रिपल मिलने वाले हैं, तो जैसा एक्शन करोगे वैसा उसका रिवर्स भी होगा। ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ बोले हैं, थर्ड लॉ दिए हैं। ठीक है, तो न्यूटन का अगर फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करें तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स। ये चीज यहाँ पे बोले गए हैं, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इनर्शिया का मतलब ही वही होता है कि रेसिस्ट करना। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, रेसिस्ट इन चेंज इन इट्स स्टेट, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो पहला नियम याद रखोगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे फिनोमेना हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, जिससे टाइप ऑफ इनर्शिया भी कवर हो जाएगा। जैसे कि बस में बैठे हो, तो बस में जैसे ही ब्रेक लगता है तो जो बस में बैठा हुआ इंसान इंडिविजुअल क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन जब बस जो है स्टॉप होता है, सॉरी एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे ही बस को स्टार्ट किए जाते हैं, बस को स्टार्ट करते हो, शुरू से बता रहा हूँ, बस को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बस को जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो ये इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल बैकवर्ड की तरफ चले जाते हैं। मैं फॉरवर्ड बोल गया था, बैकवर्ड की तरफ मूव हो जाते हैं, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। और जैसे ही बस को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आगे की तरफ चले जाते हैं, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। फिर
कोई भी जैसे कि चादर हो गया, कोई भी कंबल हो गया, उसको झड़ाओ, तो झड़ाओगे, श्रिंकन करोगे तो वहां से डस्ट निकलेगा और एक पार्टिकुलर जो है डायरेक्शन में निकलेगा। अगर इस डायरेक्शन में डस्ट को या फिर इस डायरेक्शन में कारपेट को जो है सेकंड करोगे तो यही डायरेक्शन में डस्ट जाएगा, ना कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यही डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने वाले हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। समझ आ गया टाइप्स ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं। फिर न्यूटन जो है सेकेंड लॉ भी दिए, जिसमें बोले गए हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो मोमेंटम लगाओगे F इक्वल टू यहाँ पे ma होने वाला है। ठीक है, क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब होता है कि कितना स्पीड में जा रहे हो, है ना, कितना स्पीड में जा रहे हो। अब देखो, जितना स्पीड में जा रहे हो उसको मोमेंटम बोल रहे हो, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे 5 की स्पीड में जा रहे हो, यहाँ पे सपोज करो कि 10 की स्पीड में जा रहे हो, तो ये जो चेंज हो रहा है तो इसी चेंजेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान देना, लेकिन जितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। बस ये थोड़ा की यहाँ पे डिफरेंस होता है जो कि यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर फोर्स को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है ना, कोई जगह अगर 5 के किलोमीटर की स्पीड में जा रहे हो, कहीं जगह मान लो स्पीड बढ़ा है तो 10 के किलोमीटर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। फोर्स लगा रहे हो, है ना, एक्सीलेटर ज़्यादा दोगे, फोर्स लगाओगे ज़्यादा, तो जो है एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होने वाला है। मास का अगर एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना। कोई भी गाड़ी है, अब गाड़ी में अगर ज़्यादा लोड होगा, है ना, गाड़ी में अगर ज़्यादा लोड होंगे तो उतना अच्छे स्पीड से नहीं चल पाएंगे जितना अच्छे से अगर गाड़ी में जो है कम लोड हो। तो पॉइंट समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, अगर ज़्यादा लोड होगा तो उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा गाड़ी, लेकिन अगर वहीं पे कम लोड हो, एक और दो ही इंसान हो, तो गाड़ी बहुत अच्छे तेज़ी से चलने वाले हैं। तो ये इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखोगे। बाकी न्यूटन का थर्ड लॉ बताया हूँ, जैसा एक्शन करोगे उसका रिपल भी मिलने वाला है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ में बोले गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई भी शेप है उसको चेंज करना। क्लियर है, अगर ये कोई भी सरफेस है, सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस ऑब्जेक्ट के जो लोकेशन है उसको हल्का सा भी साइड कर देते हो तो उसमें हम लोग क्या लगाए हैं, फोर्स लगाए हैं। तो अब पुश और पुल दैट चेंज शेप, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, है ना, स्प्रिंग फोर्स हो गए, फिर बॉयंस फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया। तो डिफरेंट तरीका के फोर्स होते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स कवर करना है वो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। अगर जो फोर्स लगा रहे हो, है ना, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो अगर फोर्स अगर जीरो है तो उस केस में उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो उसको अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्योंकि अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद ये क्या हुआ, साइड हो गया, है ना, तभी तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। बैलेंस फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फोर्स लगाए हो, फोर्स लगाए हो मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे मोशन में तो चेंज हुआ, है ना। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो बैलेंस फोर्स का, बुक्स ऑन टेबल हो गए। फिर जो अनबैलेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पुशिंग अ बॉक्स हो गया। तो इस तरीके से दो फॉर्म में होता है फोर्सेस का भी। फिर एक डिफरेंस यहाँ पे समझना है मास में और वेट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मास का मतलब होता है कि ये जो एक्चुअली ये जो बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का वेट कितना है, ये बॉडी का जो वेट कितना है उसको हम लोग मास बोलते हैं, मतलब इसका वजन कितना है उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास बोलते हैं। लेकिन यही जो मास है, यही एक बॉडी है, उसको ग्रेविटी कितना यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन कितना फोर्स लगा रहा है। तो जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा उसी को बोलते हैं वेट। मास का एक्चुअल मतलब होता है कि उस बॉडी का कितना क्या है, उस बॉडी का कितना वजन है।
लेकिन ग्रेविटी जो है कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस मास के ऊपर, तो उसको बोलते हैं वेट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होने वाले हैं। ऐसा थोड़ा होगा कि यहाँ पे 5 केजी रहा है, 10 किलोमीटर जाने के बाद ये जो है 10 केजी हो गया कोई भी सामान, ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो वेट है वो चेंज होता रहता है। अगर पोल की तरफ चले जाओगे तो वेट डिफरेंस होगा, इक्वेटर में रहोगे तो जो वेट है वो डिफरेंस होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का मतलब सीधे से है कि कोई भी मोशंस को जो अपोज करते हैं उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई बॉडी है, ये बॉडी को मैं इस तरफ साइड में क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब फोर्स लगाऊंगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सरफेस है सरफेस में भी एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स काम करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको जब मैं आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये रेसिस्ट करेगा कि फोर्स मत लगे, ठीक है, रेसिस्ट करने वाले हैं। और इसी अपोजिशंस जो मोशन होते हैं उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, या फिर बोलो फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस चीज को ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो जो फ्रिक्शन लगने वाले हैं वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। फ्रिक्शन उसी को तो बोलते हैं क्या हिंदी में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में लगे हैं, रेस्ट पोजीशन में है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ध्यान दोगे इस पॉइंट को, ध्यान देना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तब भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फिर एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइड करते हैं एक के ऊपर एक, तो वहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब हम लोग रोल करते हैं तो। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि लिक्विड या फिर गैसेस की तरह काम करते हैं। तो इसका ऑर्डर याद रखना फ्रिक्शन का, पहले सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसके बाद स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन होते हैं, उसके बाद जो है रोलिंग में फ्रिक्शन होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टैटिक में ही फ्रिक्शन होते हैं, क्योंकि स्टैटिक में इसीलिए होते हैं क्योंकि स्टेट पोजीशन में है ना, सिंपल से वहीं पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हर एक एरिया में जो है फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर स्लाइडिंग एरिया में है, स्लाइड कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है, तो उतना अच्छे तरीके से फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाले। समझ रहे हो क्या इस चीज़ को? अगला, यहाँ तक पूरे मोशन का जो टॉपिक है पूरे यहाँ तक इंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हमें यूनिट और उसका मेजरमेंट डिस्कस करना है। क्या होता है मेजरमेंट? कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमें ये पता लगाना है कि इसका वेट कितना है ना, इसका वजन कितना है। तो इसी को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसी को बोल रहे हैं मेजरमेंट। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? कि उसका लेंथ कितना है, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, इस तरीके से। तो कोई भी चीज को जो है नापने का काम, मेजरमेंट करने का काम यहाँ पे लिखा गया है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, लेंथ और अमाउंट ऑफ समथिंग टिपिकली कंपेयर टू स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसी मेजरमेंट समझ आ गया। अब इसी मेजरमेंट को जो है मेजर करने के लिए, है ना, या फिर कोई भी साइज लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट का यूज करते हैं। अब यूनिट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि लेंथ के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में और टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है। उसका यहाँ पे पूरा यूनिट भी लिखा हुआ है। तो मेजरमेंट समझ आ गया किसको बोलते हैं। फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ का एसआई यूनिट याद रखोगे, कितना क्या होता है, मीटर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मास हो गया, जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। टाइम, एसआई यूनिट का मतलब है कि उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो। टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यहाँ पे केल्विन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से बाकी कुछ यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो वन लाइनर है। तो वन लाइनर में कोई यहाँ पे पढ़ाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने से भी ये हो जाएगा। तो वन लाइनर को भी कवर करोगे। एंगस्ट्राम यहाँ पे जो कि यूनिट है, लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ टू यूज टू मेजर वेवलेंथ। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्राम यूज करते हैं, जो कि एक एंगस्ट्राम जो कि 10 मीटर के ही बराबर होते हैं। फर्मी, ये भी एक लेंथ को ही मेजर करते हैं, एक फर्मी जो कि 10 से 15 मीटर के ही बराबर होते हैं। फिर लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो डिस्टेंस मेजर करते हैं सन और अर्थ के बीच, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहे हैं। फिर लाइट ईयर हो गया है ना, लाइट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक लाइट ईयर बराबर होते हैं 9.4605 इस तरीके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, 1/9 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ यहाँ पे यूनिवर्सल इन जनरल कांस्टेंट भी लिखे हैं, जैसे कि जो लाइट है ना, और उसका अगर स्पीड चाहिए वॉक्यूम एरिया में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वॉक्यूम एरिया में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इतना होता है। अब ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये हर जगह क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं, कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में इसको याद करना बनता है, याद इसको करना है, पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका कांस्टेंट वैल्यू 9.8 ms² होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि 6.67 इतना है ना। फिर गैस कांस्टेंट लिखा हुआ है। उसी तरीके से एटॉमिक और न्यूक्लियर कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू यहाँ पे है। उसी के साथ थर्मल एंड हीट कांस्टेंट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल अर्थ कांस्टेंट हो गए, इलेक्ट्रिक यूनिट हो गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जैसे कि एरिया इक्वल टू ब्रीथ इनटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, ये सब चीज होता है। तो नॉर्मली 1/1 करके इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, 1/9 है इसलिए। बाकी अब हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, इसको अब हमें कवर करना है। ग्रेविटेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब या फिर ग्रेविटेशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो डायरेक्टली जो है नीचे ही आएगा। ग्रेविटेशन इसी को बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब देखो, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये लिखा हुआ है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है अपने आप एक दूसरे को ईच अदर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक फोर्स काम करता है, और उसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटी, या फिर उसी फोर्स को बोल रहे हैं ग्रेविटेशन। समझ रहे हो, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स काम कर रहे हैं, तो फोर्स काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के बीच क्या है, एक फोर्स अप्लाई होता है, और उसी फोर्स को बोल रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक, समझ आ गया ये चीज। बाकी इसी के टर्म में एक और होता है जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे आ रहे हैं, अब नीचे आएगा तो इसमें भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इसमें भी एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन की वजह से होता है, तो इसको याद रखोगे। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मैक्सिमम देखने को मिलता है पोल एरिया में, मिनिमम होता है इक्वेटर में, और जैसे ही हम लोग ऊपर चले जाते हैं, जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, डिक्रीज होता है। समझ आ गया क्या? बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि वेट ऑफ बॉडी, वेट को तो समझ लिए हैं कि जितना ग्रेविटेशन जो है अट्रैक्शन कर रहे हैं, जितना ग्रेविटी अट्रैक्शन होता है उसको वेट बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अर्थ हो गया, है ना। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने के लिए, एटमॉस्फेयर से मेरे को बाहर भेजना है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो जितना यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, जितना स्पीड चाहिए, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी विदाउट फर्दर प्रोपल्सन। उसके बाद एक लेवल के बाद प्रोपल्सन की जरूरत नहीं है। प्रोपल्सन का मतलब होता है एक एनर्जी जो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसका फॉर्मूला यूज किए जाते हैं रूट में 2gr, और अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है ये 11.2 किलोमीटर ही है। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी अर्थ है या फिर कोई भी प्लानेट है, उसमें ऑर्बिट करने के लिए, है ना, ऑर्बिट करने के लिए जितना वेलोसिटी चाहिए उसी को यहाँ पे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे √gr है, √gr है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है।
अब देखो बार बार हम लोग जो है दो ही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, दो ही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो है ग्रेविटेशन और एक है ग्रेविटी। क्या डिफरेंस है? यूनिवर्सल अट्रैक्शन, देखो यहाँ पे एक बॉडी है तो दोनों बॉडी आपस में इस तरीके से भी जो है फोर्स लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं, है ना, या फिर इस ये जो है इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं। मतलब ग्रेविटेशन का मतलब है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में जब अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी फोर्स को ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, चाहे इस प्लेस में रहे, यहाँ पे रहे, जो अर्थ है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी डायरेक्शन में रहो, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में रहो, ये जो अर्थ है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। समझ आ गया दोनों कॉन्सेप्ट? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस तरीके से इसको डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल जो है अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन में, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट किए जाते हैं ड्यू टू अर्थ मास की वजह से, ठीक है। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है, तो अपने लेवल में इसको कवर कर सकते हो। बाकी ग्रेविटेशन का जो रेंज है ये इनफाइनाइट होते हैं, और जो ग्रेविटी है ये लिमिटेड होते हैं अर्थ में। जो अर्थ का सरफेस है नियर अर्थ में इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या ये चीज़? ग्रेविटेशन का इफेक्ट याद रखना, जैसे कि प्लानेट हो गया, तो प्लानेट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट भी आपस में जो है ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मून हो गया, सैटेलाइट हो गया जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं। और जो ग्रेविटी है ये वेट को डिफाइन करता है, गिव वेट टू ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। समझ गए? वेट क्या होता है, मास क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक। इतना क्लियर है क्या? चलो यहां तक तो कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एनर्जी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली जो है एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब सीधा सा है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का सीधा सा मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क होगा, तो कैपेसिटी को ही यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी। अब एनर्जी भी कई तरीके के होते हैं। मोस्टली हम लोग दो ही टाइप की एनर्जी ज़्यादा कवर करते हैं, वो एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन और भी टाइप के एनर्जी होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, फिर उसके बाद साउंड एनर्जी हो गया, फिर केमिकल, न्यूक्लियर, है ना, ग्रेविटेशन, फिर इलास्टिक एनर्जी। तो कई तरह के एनर्जी होते हैं, लेकिन मोस्टली काइनेटिक और पोटेंशियल ही डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड होके हमें जितना भी एनर्जी है उस हर एक एनर्जी के टाइप को कवर करना है, यहाँ पे ध्यान देना। तो एनर्जी क्या होता है समझ आ गया। अब टाइप्स में अगर जाओगे तो एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी पोसेस बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो मोशन करते करते उसके पास जितना एनर्जी होगा उसी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये मोशन की वजह से जनरेट होता है। अब मोशन अगर ज़्यादा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएंगे, मोशन कम हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट का तो एनर्जी कम हो जाएगा। इस तरीके से मतलब ये जो है कांस्टेंट नहीं होता, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें ओवरऑल कितना एनर्जी है। जैसे कि सपोज करते हैं मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैटरीज आते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई बैटरी का जैसे लिखा होता है ना 5000 या फिर 5500 mAh इस तरीके से, तो ये जो है इसका क्षमता है, इसका पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा ये और नहीं एनर्जी या फिर इससे ज़्यादा और बैकअप नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है? इसका पोटेंशियल है। हाँ, इसका ये क्या है? पोटेंशियल है। काइनेटिक का मतलब समझ आ गया। अगर मोशन कर रहे हो, अगर 5 की स्पीड में जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें कम एनर्जी होगा, है ना। उसके बाद अगर मान लो इसको 100 में बढ़ा दिए तो एनर्जी और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चेंजेबल होते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने आप में कांस्टेंट होते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो मेन क्रक्स है, क्रक्स को समझा दिया हूँ, डिफरेंसेस यहाँ पे हैं ही हैं। नेक्स्ट आता है वो है मैकेनिकल एनर्जी। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और जो मैकेनिकल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड है ना,
तो दोनों को ऐड कर दोगे तो सीधी सी बात हमें जो एनर्जी जनरेट होके मिलेगा उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, कंजर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन फ्रिक्शंस का यहाँ पे एब्सेंस होना चाहिए। लेकिन हर जगह एट प्रेजेंट अगर प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो हर जगह फ्रिक्शन ही होता है। और कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया, एनर्जी जनरेट होता है ड्यू टू टेम्परेचर। केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड की वजह से एनर्जी जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट हो रहा है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से। साउंड एनर्जी, फिर लाइट एंड रेडिएट एनर्जी, प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के भी एनर्जी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो एनर्जी हैं उसको डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हुआ क्या? क्योंकि डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। बाकी ध्यान रखना एक बार ये जो स्लाइड है स्लाइड को रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लास बस देखोगे ठीक है, क्लास से पूरा समझ आएगा, लेकिन स्लाइड से एक बार अपने लेवल में रिवाइज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है वेव्स। क्या होता है वेव्स? जैसे कि वेव्स को सीधी सी बात बोल सकते हो एज अ ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस का ही काम करते हैं। तो कोई भी एनर्जी हो गया तो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम वेव्स के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, डिस्कस करेंगे। लेकिन वेव का सबसे पहले इसका मतलब समझो कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनर्जी को जो है ट्रांसफॉर्म करने का काम वेव्स के द्वारा भी किए जाते हैं। अब ये भी कई तरीके के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए, है ना, फिर वेवलेंथ हो गया, है ना, फ्रिक्वेंसी हो गए, एम्पलीट्यूड हो गए। तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल वेव होता क्या है। तो मैकेनिकल वेव जिसे मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है अगर ट्रेवल करना है तो, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है। मीडियम मतलब यहाँ पे तीन ही मीडियम तो होते हैं, एक तो सॉलिड होगा, या तो फिर गैस होगा, या फिर लिक्विड होने वाले हैं, बस ये तीन ही मीडियम है। तो मैकेनिकल वेव को यहाँ पे मीडियम की जरूरत है, जैसे कि साउंड वेव, वाटर वेव हो गया, सिस्मिक वेव हो गए। इसको भी दो तरीके के क्लासिफाई किए हैं। एक को बोलोगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब जो मोशन होगा, जो पार्टिकल का मोशन होने वाले हैं ये परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ठीक है, इसी तभी तो हम लोग ट्रांसवर्स बोल रहे हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा ये पैरेलल होगा। ठीक है, कोई ये वेव है जैसे कि यहाँ से वेव छोड़े तो इस तरीके से ट्रांसवर्स में जाएगा, तो इसको परपेंडिकुलर में जा रहे हैं तो ट्रांसवर्स बोलोगे, और ये पैरेलल जा रहे हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलोगे। तो ये मैकेनिकल वेव हो गया। फिर उसी के रेस्पेक्ट में एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसे मीडियम के रिक्वायरमेंट है उसको मैकेनिकल वेव बोल रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ आ गया। तो कुछ इसका की फीचर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे पहले इसका जो वैक्यूम में स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मिली सेकेंड ये होता है। ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है, वैक्यूम में भी रन कर सकते हैं, है ना। बाकी ये सब चीज़ तो बता ही दिया हूँ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जो है स्पेक्ट्रम है। जैसे एक चीज़ समझे ना कि अगर ये वाइट लाइट है या फिर वाइट कलर है, ये वाइट कलर को अगर प्रिज्मा में ले जाओ तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से क्या बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे हो गए, गामा रेज हो गए। तो रेडियो वेव जो फ्रिक्वेंसी 10³ से -10⁹ इतना ही तक रहता है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल यहाँ पे इसका यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोफोन्स का यूज़ कुकिंग, रडार, सेटेलाइट में किए जाते हैं। इंफ्रारेड का जो हो गया, रिमोट हो गया, थर्मल इमेजिंग हो गए, यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किए जाते हैं। फिर विजिबल लाइट, ह्यूमन विजन के लिए। अल्ट्रावायलेट को जो है टैनिंग, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
एक्सरे को जो है मेडिकल इमेजिंग हो गया, गामा को न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस सब चीज़ को याद रखना, अगर फ्रिक्वेंसी याद कर पाओगे तो और जो है सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किए जाते हैं अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वेव की तरफ बढ़ते हैं, वो है साउंड वेव। साउंड वेव अपने आप में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि हर मीडियम से पास हो जाते हैं, हर मीडियम से पास किए जा सकते हैं, वो चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे वो गैस मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो। तो जो साउंड है हर कैटेगरी से पास किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो साउंड है सॉलिड में जो है बहुत कम पास होगा, उसके बाद ज़्यादा लिक्विड में पास होने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो साउंड है उसको पास कर पाओगे वो है गैस में। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखोगे। यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि सॉलिड है तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा पास होगा, फिर निकल में, फिर स्टील में। उसी तरीके से लिक्विड का अगर बात करोगे तो वाटर, जो सी वाटर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पास होने वाले हैं। उसके बाद जो डिस्टिल्ड वाटर हैं उसमें कम पास होगा। फिर गैसेस का एग्जांपल है हाइड्रोजन में 1284 यहाँ पे मीटर सेकेंड के हिसाब से पास होगा। उसके बाद हीलियम है। तो इस तरीके से जो है इसका पासमेंट है। तो ध्यान रखना सबसे कम सॉलिड, उसके बाद ज़्यादा लिक्विड, उसके बाद गैस में। नेचर जो है लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, तीनों मीडियम में फॉर्म होते हैं, है ना। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ साउंड का अगर बात करें तो एक होता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का मतलब होता है जो ह्यूमन हियरिंग के लिए कंफर्ट हो, ह्यूमन यहाँ से हियर कर सके, सुन सके, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 या फिर 20,000 किलो हर्ट्ज बोल सकते हो। फिर एक आता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, एलिफेंट हो गया। फिर अल्ट्रासोनिक आ गया, 20,000 से बहुत ज़्यादा होते हैं, 20,000 से ही ज़्यादा हो रहे हैं। फिर सुपरसोनिक आता है जो साउंड वेव से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, साउंड वेव मतलब ज़्यादा होते हैं इससे। तो ये कुछ वेव का टाइप्स हैं, साउंड वेव का टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि पिच हो गया। पिच से हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं कि कितना हाईनेस है, कितना लोनेस है साउंड का। तो साउंड का जो है हाईनेस, लोनेस या फिर ये फ्रिक्वेंसी से बिलोंग करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गया तो पिच यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये पिच जो है डिटरमाइन करते हैं हाईनेस, लोनेस को। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लाउडनेस। लाउडनेस जो बताता है कि स्पीकर कितना लाउड है, मतलब उसका इंटेंसिटी कितना है। इस चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, तो इसको भी कवर करना है। ठीक है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा मतलब है कोई भी पावर, है ना, कोई भी पावर हो या फिर कोई भी चार्जेस हो, उसको ट्रांसमिट करने का काम जो किए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो कि इलेक्ट्रिकल जो पावर होते हैं, चार्ज होते हैं, उसी को जो है ट्रांसमिट करने का काम, फ्लो करने का काम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही किए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड को बोलते हैं करंट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है कि जब चार्ज है ना, कोई भी जैसे सरफेस में रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन में भी चार्जेस आ जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाते हैं रेस्ट पोजीशन में। क्यों? क्योंकि रेस्ट पोजीशन है तो वहां पे भी एक फोर्स काम कर रहे हैं। कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, यही वजह है कि रेस्ट पोजीशन में भी यहाँ पे चार्जेस का ओरिजिनेट हो जाते हैं। जैसे कि रिबनिंग बलून हो गया, फिर वान डी ग्राफ जनरेटर हो गए, जो कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट टाइप है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे कि कोई कंडक्टर हो गया, है ना, तो कंडक्टर जो है मोशन करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका टाइप्स को भी डिटेल के साथ कवर कर लिए। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से डिनोट करते हैं और एफ कैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि एक सूक्ष्म पार्टिकल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं यहीं से,
है ना। तो उसी को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो फ्लो करते हैं, जो रेट में फ्लो करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको है डिनोट किया जा सकता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, मतलब कितना चार्ज है ना, कितना चार्ज 1 मिनट या फिर कोई भी टाइम एज्यूम कर सकते हैं, तो कितना चार्ज जो है पर्टिकुलर इस टाइम गैप में फुलफिल कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर से जो है इसको डिनोट किए जाते हैं। और ये पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे कि बैटरी का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, बैटरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे करंट का जो सप्लाई होता है ये पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शंस की तरफ ही होते हैं। समझ आ गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ओम लॉ। ओम लॉ क्या बोलता है कि जो करंट जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, कंडक्टर। कंडक्टर एक मीडियम है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सप्लाई होता है, ठीक है। तो करंट जो है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज बोले हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये बोले गए हैं। तो करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है उसका मतलब ही यही होता है कि अगर करंट को बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखो, देखो, अगर यहाँ से करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ने वाला है, ठीक है। और करंट को बढ़ाओगे, है ना, यहाँ पे करंट को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो इसको V इक्वल आई आर से डिनोट किए जाते हैं। V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I का मतलब तो है ना करंट है, और R का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का यहाँ पे मतलब समझ लो, रेसिस्टेंस का मतलब है कि जैसे कि कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को जो फ्लो होने से जो बाधा डालते हैं, है ना, बाधा डालते हैं, बाधा कई तरीके से हो सकते हैं, तो जो है उसको रोकने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, अपोजिशंस टू करंट फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने का काम किए जाते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है ओम से डिनोट करते हैं, और ये ओम का सिंबल होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके के फॉर्मूला से डिनोट भी कर सकते हैं। और इसमें 2 सर्किट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो 2 फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हैं। एक को बोलते हैं सीरीज के फॉर्म में। सीरीज के फॉर्म में मतलब है जैसे इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, तो ऐसा ये जो है ये सीरीज के फॉर्म में फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 ओम हो गया, 6 ओम हो गए, है ना, 8 ओम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और एक जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट में सप्लाई होता है वो है पैरेलल का। पैरेलल में क्या होगा कि इस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ इस फिगर को देखो, इस तरीके से जो है क्या होता है, पैरेलल फॉर्म में सर्किट जो है ड्रॉ किए जाते हैं, पैरेलल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 ओम का रख लो या फिर वोल्ट का रख लो, है ना, 3 ओम हो गया, 8 ओम हो गए, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, प्लस R3 प्लस R4। फिर जो पैरेलल होते हैं उसको 1/R1 से ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से, ठीक। तो जो सीरीज होता है ना, सीरीज में करंट को सेम रखे जाते हैं लेकिन वोल्टेज को डिवाइड कर दिए जाते हैं। थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कितना 2 वोल्टेज हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग 6 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको एक्चुअली डिवाइड ही कर रहे हैं। फिर पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज को सेम रखते हैं लेकिन करंट को डिवाइड करते हैं। ये देख लो, करंट को इस तरीके से डिवीजन फॉर्म में सप्लाई किए जा रहे हैं। तो सीरीज में ध्यान रखना, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल सर्किट। क्लियर है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने एक चीज समझे हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब जो करंट फ्लो को अपोज कर रहा है उसी को रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। और इसी के जो है सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं वो है रेसिस्टिविटी। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, रेसिस्टेंस तो समझ आ गया, और रेसिस्टिविटी का मतलब है कि जो ऐसा पार्टिकुलर मैटर या फिर ऐसा पार्टिकुलर सैब जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं या फिर करंट को रेसिस्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट डिटरमाइन हाउ मच इज रेसिस्टेंट करंट, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो कि वहां पे कितना रेसिस्टेंस हुआ है
है ना, रेसिस्टेंट को मेज़र अगर कर रहे हो तो कितना मेजरमेंट हुआ है, कितना रेसिस्टेंस हुआ है, उसको अगर पता लगाना है तो उस केस में यूज़ किए जाते हैं रेसिस्टिविटी का। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट डिटरमाइन हाउ मच इज रेसिस्टेंस करेंट। तो जो रेसिस्टेंस है इसको R से डिनोट किए जाते हैं, रेसिस्टिविटी को P से डिनोट किए जाते हैं। SI यूनिट याद रखना, रेसिस्टेंस का ओम है और इसका ओम मीटर होता है, बाकी इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। कुछ इसका टाइप्स और बताए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो इसको ये वन लाइनर है तो वन लाइनर इसको कवर कर सकते हो। बाकी मेजर पॉइंट जो बताना था वो बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का सीधा सा मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि सब में ही करंट फ्लो हो जाए। पानी में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं पूरा घर में करंट फ्लो हो जाए, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उसका सीधा सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एबिलिटी करते हैं या फिर जो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। तो उसमें एक टाइप है जो कि कंडक्टर। कंडक्टर का सीधा सा मतलब है ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो किया जा सके, लार्ज अमाउंट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मूवमेंट किया जा सके, उसको कंडक्टर बोलते हैं। मटेरियल दैट अलाउ इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सीधा से इसका मतलब वही है कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है आसानी से, उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, सिल्वर हो गए, जो कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। फिर उसका जस्ट अपोजिट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता। एग्जाम्पल ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं देखने को मिलता। फिर नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर ये जो है दोनों का प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मटेरियल विथ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, मतलब दोनों का यहाँ पे एमलगमेशन होता है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम है। फिर एक आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का यहाँ पे एक एडवांस लेवल का जो है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है जहाँ पे हमें पूरा जीरो रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर करंट का फ्लो कर रहे हो तो इतना तेजी से करंट फ्लो होगा कि जो है यहाँ पे कोई अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, है ना, जीरो रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि लीड हो गया, लीड के साथ उसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये सिंबल जो है याद रखना है। फिर मरकरी हो गए, तो ये जो है कुछ सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। बाकी एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि कहाँ पे इसका यूज़ किए जाते हैं। तो कंडक्टर का यूज़ वायर हो गया, केबल, सर्किट कनेक्शंस इसमें किए जाते हैं। इंसुलेटर का यूज़ केबल कोटिंग हो गया, सर्किट बोर्ड हो गया, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक। फिर सेमीकंडक्टर का डायोड, ट्रांजिस्टर में यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंडक्टर का जो है पावर ट्रांसमिशन, MRI, है ना, मैग्नेट ट्रेंस, इन सब चीज़ में किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे रेसिस्टिविटी दिया गया है कि कौन सा मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी समझ आ गया ना, कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा मटेरियल है कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस करते हैं, जो है अपोजिशंस करते हैं। तो कंडक्टर में देखोगे तो सिल्वर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इस तरीके से। एलॉय में देखोगे तो कंटेस्टेन है ना, जो अलाउ होता है Cu प्लस Ni का, ठीक है, कॉपर और निकल का। फिर इंसुलेटर है, इंसुलेटर में ग्लास हो गया, हार्ड रबर हो गया, है ना, इबोनाइट हो गया। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस टेबल को। बाकी 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें कवर करना पड़ता है। कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट हैं? एक कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है वो है गैलेनोमीटर, सेकंड है अमीटर और थर्ड है वोल्टमीटर। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ स्मॉल अमाउंट में अगर चाहिए, मतलब स्मॉल अमाउंट में अगर करंट सप्लाई हो रहा है या फिर करंट सप्लाई करना है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं गैल्वेनोमीटर का, जिसे G से डिनोट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना, इसलिए तो बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। रेसिस्टेंस इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब मॉडरेट लेवल में देखने को मिलता है। प्रोपोर्शनल टू करंट होते हैं डिफ्लेक्शन में। इसका यूनिट एम्पियर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर समझ आ गया।
सेकेंड आता है अमीटर। अमीटर मतलब अभी ही हम लोग सीरीज बनाए हैं, कौन कौन से अभी हम लोग सर्किट बनाए हैं, एक सीरीज वाला सर्किट बनाए हैं और दूसरा बनाया है पैरेलल वाला। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी तो पता लगाना है। ऐसा तो नहीं सीरीज बना दिए है ना या फिर पैरेलल में बना दिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि करंट फ्लो हो जाए, नहीं। अगर करंट भी फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लोमेंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं अमीटर का, है ना। मेजर करंट इन अ सर्किट से ए से डिनोट किए जाते हैं और ये लार्ज करंट को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज करंट को मेजर किए जाते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं सीरीज के साथ, है ना। सीरीज क्या होता है अभी डिस्कस किए हैं। और ये इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये कोई ऐसा करंट को अफेक्ट भी नहीं करता और ये करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर अमीटर में ज़्यादा शो हो रहा है तो करंट ज़्यादा है और अमीटर में अगर कम शो हो रहा है तो इसमें जो करंट है ये बहुत कम है और इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। फिर नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं कि अगर मान लो 1 मिनट में अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंड मिनट में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे 1 मिनट में कितना करंट फ्लो हुआ है, सेकेंड मिनट में जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो डिफरेंस यहाँ पे निकाले जाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्टेज के फॉर्म में निकाले जाते हैं कि कितना वोल्टेज है। बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, इस तरीके से इसे V से डिनोट किए जाते हैं और इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है और इसे जो है पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसमें रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है ना, रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वोल्टेज का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वोल्ट मीटर अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट मीटर होते हैं या फिर वोल्ट होते हैं, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए, एक है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड है अमीटर और थर्ड है वोल्ट मीटर। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखोगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है लाइट का, ठीक है। लाइट मतलब कोई भी रेडिएशन आ रहा है, अब रेडिएशन आ रहा है तो कोई सरफेस में टकराएगा, है ना, कोई सरफेस के साथ कोलाइड होंगे, कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो कि जो है क्या हो जाते हैं पूरा स्कैटरिंग हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना हमें देखने को मिलता है लाइट से रिलेटेड और वही फिनोमेना को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, ठीक है। 2 फिनोमेना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक को बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन और दूसरे को बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। थोड़े इस कॉन्सेप्ट को यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाए। एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, तो देखो अगर कोई भी लाइट आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो मान लो सपोज करते हैं ये हो गया, इसको हम लोग डेंसर मीडियम कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम लोग लोअर मीडियम या फिर लाइटर मीडियम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर कोई सरफेस या फिर कोई भी लाइट आया तो ये सरफेस से जैसे ही टच होगा तो ये अपने पाथ को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है रिफ्लेक्शन का, दोनों अलग अलग हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी रेडिएशन आया, सरफेस से टच हुआ डायरेक्टली, इस तरीके से गो बैक हो गए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोनों कॉन्सेप्टों को याद रखना, एक होता है रिफ्रैक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या होता है, लाइट एक्चुअली एक एनर्जी है दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होते हैं वैक्यूम में वो 3 इंटू 10 टू द पावर, है ना, मीटर सेकेंड, इस तरीके से 3 इंटू 10 टू द पावर होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड होते हैं। तो इन सब चीज़ को याद रखोगे। बाकी इसको तो 1 लाइनर है, हमें जो कवर करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी बताया रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस, ये आया सरफेस में टच हुआ और इस तरीके से वापस चले गए। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब ये देखो ये वाला लाइट आ रहा है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर बाउंस होके ऊपर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 डिग्री का कोण बनाया है तो जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी 30 डिग्री के ही कोण बनाएंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक और होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है वो सेम लाइन में आते हैं। कैसे, ये इंसिडेंट रे आया और ये बाउंस बैक हो गया,
अब इसमें अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें और इसी लाइन को बोल रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाइन, तो ये दोनों एक ही लाइन में ही यहाँ पे फ्रेम होते हैं इस जगह। वो जो है सेकेंड रूल्स होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के सेकेंड है। तो पहला रूल समझ आ गया, सेकेंड रूल भी यहाँ से समझ आ गया। और बाकी मिरर फॉर्मूला याद रखोगे, ये लिखा हुआ है 1/f अपॉन इक्वल टू 1/u v और u। फिर मैग्निफिकेशन है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जैसे कि आया और इस तरीके से बेंड हो गए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक और कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सीधा सा मतलब है कि ये कोई भी सरफेस, ये वाला लाइट आया, अब ये लाइट आया तो ये बेंड हो गया, ठीक है। अब कोई भी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है, तो जितना ज़्यादा बेंड होंगे या फिर जितना कम बेंड हो रहा है, तो उसी को मेज़र करने के लिए जो इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं उसको बोले जाते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सीधा सा मतलब है कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे उतना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जितना कम डिफ्लेक्ट होंगे उतना ही कम उसका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होगा। तो कितना डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं उसी को मेज़र करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, समझ आ गया? चलो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। बाकी अब हम कुछ जो है कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर, फिर मिरर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। मिरर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं जिसमें से हमें यह कवर करना है कि ये जो है मिरर हो गया, ठीक है। अब इस मिरर में सपोज करता हूं मैं कोई रेडिएशन डालता हूं इस तरीके से, तो मैं अगर यहाँ पे एक रेडिएशन डाल रहा हूं तो इस रेडिएशन डालने से या फिर लाइट डालने से क्या क्या फिनोमेना देखने को मिलेगा, जितना फिनोमेना देखने को मिलेगा उसी को हमें यहाँ पे कवर करना है। क्लियर है? तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर इस तरीके से जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो फॉर्म हमें देखने को मिलता है। एक ये वाला पार्ट इस तरीके से आधा, ये पूरे को तो स्फेरिकल मिरर बोल रहे हो, जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। और सेकेंड जो है इस तरीके से, जो ये वाला इस तरीके से जो फॉर्म करते हैं, है ना, इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। दो यहाँ पे हो गया, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। बताओ यहाँ से समझ आ गया क्या? चलो अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं से समझो, ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। सपोज करो अगर मैं यहाँ से डिफरेंट लाइट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, है लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, तो क्या होता है कि जो कन्वेक्स हैं तो ये अपने पूरा लाइट को एक जगह क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर, सॉरी, ये जो है एक लाइट को पूरा इस तरीके से डाइवर्ज कर देते हैं अपने लाइट को। किसमें ये डाइवर्ज होता है? कन्वेक्स में डाइवर्ज होता है। लेकिन सेम केस अगर देखो, ये हो गया, क्या हो गया, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में अगर लाइट इस तरीके से डालोगे तो ये पूरा क्या कर देते हैं, सबको एक ही जगह कन्वर्ज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोले गए हैं कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, समझ आ गया कैसे कन्वेक्स होता है, कैसे कनकेव होते हैं और किस तरीके से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। इतना समझ आ गया? चलो अब जो है जब कर्व मिरर हम लोग बनाते हैं या फिर कनकेव मिरर का अगर बात करोगे तो इसमें जब हम लोग लाइट डालेंगे तो उसको डिफरेंट टर्म से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इस इमेज को, ये हो गया पूरा कनकेव मिरर। अब इस कनकेव मिरर में एक हम लोग क्या है, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये जो कनकेव मिरर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, तो जो ये पॉइंट बनेगा ना ये वाला, इस पॉइंट को बोलोगे पोल। यहाँ से देखो, यहाँ से समझ आ जाएगा, ये हो गया अपना कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से, तो ये डिवाइड कर दिए। तो ये जो हम लोग डिवाइडिंग किए हैं ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे बना इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, समझ रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। फिर उसके बाद एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो है सी का, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर है ना, डिफाइन यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाओगे, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट बनता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट बनता है और इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इन दोनों के हाफ है ना, दोनों के बीच को या फिर हाफ करोगे तो यहां से हमें एक फोकस देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब बताओ यहां तक समझ आ गया। और बाकी ऊपर से नीचे मतलब पूरा कनकेव जो है, ये कनकेव मिरर है, तो इस मिरर का जो हाइट होने वाला है इसको बोलते हैं अपर्चर। जो यहाँ पे बताया हूँ वही कॉन्सेप्ट ये पूरा डायग्राम में लिखा हुआ है। सेम जो है हम लोग इसके लिए बना सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन गया है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो दो पार्ट में डिवाइड किए इसको बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, है ना। तो इस तरीके से इस इमेज को भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि अभी यहाँ पे बता ही दिया हूँ। तो देखो यहाँ तक कनकेव मिरर समझ आ गया, कन्वेक्स का साइन भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए। अब किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है इस चीज को ध्यान देना, कैसे फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन को करने के लिए हमें ये 4 रूल पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 रूल? सबसे पहले ये देखो, ये हो गया कनकेव मिरर, कनकेव हो गया। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आ रहा है, ध्यान देना, कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आ रहा है तो फोकस को पास करते हुए आगे जाएगा, ये पॉइंट फोकस है। तो कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फोकस को ही पार करेगा, फोकस से होते हुए आगे चले जाएंगे, इसको ध्यान देना। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई जो रेडिएशन आ रहा है, अगर ये फोकस से आ रहा है इस तरीके से, सपोज करो ये फोकस हो गया, हाँ ये फोकस हो गया, अगर ये फोकस से आ रहा है तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो जाते हैं। ये सेकेंड नियम हो गया, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गए, याद रखोगे। फिर तीसरा रूल क्या होता है, जैसे कि ये कनकेव मिरर हो गया, अगर कोई रेडिएशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है इस तरीके से, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है इस तरीके से, तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा ये उधर वापस जहां से आए हैं उसी तरफ चले जाते हैं। तो ये हो गया थर्ड रूल। फिर नेक्स्ट होता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या है कि अगर कोई लाइट आ रहा है, रेडिएशन आ रहे हैं, अगर ये पोल से टकरा रहा है, पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 90 डिग्री एंगल या फिर जितना रेडिएशन बना है, जितना लाइट का एंगल बना है, उतना एंगल बनाते हुए वापस चले जाते हैं इस तरीके से। तो ये 4 रूल है, 4 रूल बस पता होना चाहिए, बाकी इजी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आ रहे हैं, है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से अगर आएगा तो फोकस में ही ट्रांसमिट होगा। अगर कोई लाइट जो है अगर फोकस को ट्रांसमिट कर रहा है, फोकस से आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अगर कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है तो वापस गो बैक हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन से। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई लाइट जो है पोल में ट्रांसमिट हो रहा है, डायरेक्टली पोल में ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जितना एंगल आया हुआ है बनाते हुए उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चले जाएंगे। ठीक, समझ आ गया। और वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई इमेज बिटवीन सी और एफ के बीच बनता है, जैसे यहाँ पे देखना, कोई इमेज अगर ये सी हो गया और ये एफ हो गया, अगर इसके बीच बनता है कोई भी इमेज, है ना, ये वापस चले गया यहाँ से, तो यहाँ पे अगर कोई इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज जो कि रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड फॉर्म होगा। समझ रहे हो क्या? अगर कोई इमेज का पोजीशन सी में है, ठीक है, इस तरीके से कोई इमेज का पोजीशन सी है, अब सी में है तो कोई रेडिएशन डायरेक्टली सी से आएगा, ठीक है, सी में आएंगे और उधर ही वापस हो जाएंगे, क्योंकि रूल तो वही बोला है। अगर कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इमेज यहाँ से रेडिएशन एज्यूम करना, तो कोई अगर इमेज, कोई रेडिएशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो रूल क्या बोलता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गो बैक हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गो बैक होगा तो इसका इमेज कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनने वाले हैं? सीधी सी बात है, छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना ही बड़ा इमेज बना पाओगे, क्योंकि वापस ही जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल और इन्वर्टेड तो बनने वाले हैं, उसी के साथ इसमें स्मॉल साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर
कोई भी इमेज सी और एफ के बीच आ रहे हैं या फिर सी के बियॉन्ड आ रहा है तो उस केस में मैग्नीफाइड बनता है, बहुत बड़ा बनता है। जैसे कि सी और एफ हो गया, देखो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, तो इस केस में जो है हाईली लार्ज यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कवर की है कनकेव मिरर का, सेम जो है कवर करना है वो है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर जो कि अपने आप में एक डाइवर्जिंग है, ठीक है, कन्वेक्स अपने आप में डाइवर्जिंग है। इस तरीके से अगर रेडिएशन आएगा तो अपने लेवल में ही डाइवर्ज कर देते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब इसमें भी रूल है, 4 तरीके के रूल जो बताए हूँ कनकेव मिरर में। ये कन्वर्ज लेंस हो गया, पूरा बना हुआ है। अगर कोई रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, कोई रेडिएशन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है तो ये जैसे ही जो कन्वेक्स मिरर है उससे अगर टक्कर होंगे, है ना, टकराव होगा, तो डायरेक्टली क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे इस तरीके से। ध्यान देना इस चीज को, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर कोई जो है प्रिंसिपल एक्सिस से, अच्छा कोई अगर रेडिएशन डायरेक्टली इस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बोलेगो तो यहाँ पे जो फोकस है इसमें आएगा, तो फोकस में आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आगे चले जाते हैं। अगर कोई लाइट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो डायरेक्टली गो बैक हो जाता है, जैसे कि कनकेव मिरर में डिस्कस किए हैं। अगर कोई लाइट पोल में आ रहा है तो पोल में आएगा तो जितना एंगल यहाँ पे बनाया है, जैसे 30 बनाए हैं तो 30 एंगल बनाते हुए वापस चले जाएंगे। तो जो सेम फॉर्मूला वहाँ पे डिस्कस किए हैं वही डिस्कस यहाँ पे भी करना है। लेकिन ध्यान रखना कि जो कनकेव है और कन्वेक्स, इसमें डिफरेंस यही है कि जो फोकस है ये कनकेव मिरर के इस साइड आता है, वहाँ पे तो हम लोग इस साइड डिस्कस किए थे, लेकिन ये साइड आता है। ध्यान दो, यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है। और यही 2 फॉर्मेट हैं जो कि इमेज फॉर्म किए जाते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक, चलो फिर कहाँ कहाँ कन्वेक्स और कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर का यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सेविंग हो गया, है ना, मेकअप हो गया, सोलर कुकर हो गया, है ना, हेडलाइट ऑफ व्हीकल हो गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, कन्वेव क्या करते हैं, कनकेव जो मिरर हैं ये कन्वर्ज करने का काम करते हैं। जो बहुत ज़्यादा इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, उसको छोटा करके दिखाने का काम किसके द्वारा किए जाते हैं, कनकेव मिरर के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए तो हेडलाइट व्हीकल वहाँ सब में यूज़ किए जाते हैं। समझ आ रहा है क्या। फिर नेक्स्ट आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का मतलब होता है रियर व्यू, मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू, जो छोटा है उसको भी बड़ा करके दिखा देंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, जो छोटा है उसको भी डाइवर्ज कर देते हैं। तो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस उसमें यूज़ किए जाते हैं, रोड सेफ्टी हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ में इसका यूज़ किए जाते हैं, ध्यान रखना है। बाकी मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लाइनर है, जस्ट इसको कवर करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किए कि कोई ये स्फेरिकल मिरर है, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक बनेगा कनकेव और एक का फॉर्म होगा कन्वेक्स, इस तरीके से। तो सेम इसी के कॉन्सेप्ट में स्फेरिकल मिरर का लेंस भी होता है, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। तो अब लेंस में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है उसको समझना है। अभी तक हम लोगों ने कनकेव और कन्वेक्स को तो डिस्कस कर ही लिए हैं, अब डिस्कस करना है वो है कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर के द्वारा, स्फेरिकल लेंस के द्वारा जो है इमेज फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को याद रखना। अगर इस डायग्राम से शो कर रहे हो मतलब ये कन्वेक्स लेंस को शो कर रहे हो, और इस डायग्राम से शो कर रहे हो मतलब कनकेव लेंस को शो कर रहे हो। बस इसमें ध्यान देना क्या क्या पॉइंट होते हैं, तो ये पॉइंट को समझ लो। सेम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए कॉनकेव कॉन्वेक्स में, वही पॉइंट पूरा यहाँ पे होने वाला है। देखो ये कन्वेक्स है, ठीक है, तो कन्वेक्स में क्या होता है कि पैरेलल लाइट यहाँ पे आ रहे हैं, तो कन्वेक्स यहाँ पे क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वही चीज अगर बात करूं कन्वेक्स मिरर का, बताओ तो जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर है, मिरर का बात करूं, ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये लेंस का बना हुआ है। तो कन्वेक्स लेंस जो है अपने आप में क्या करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं। लेकिन अगर वही कन्वेक्स अगर मिरर का फॉर्म ले ले, अगर मिरर को बोलोगे तो यही कन्वेक्स क्या करते हैं, डाइवर्ज करने का काम करते हैं।
बस थोड़ा सा अपोजिट है, तो अपोजिट बस को याद रखना है। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ये फोकस हो गया है ना, ये सेंटर पॉइंट है, ये फोकस हो गए। तो इस सब चीज़ को बस थोड़ा याद रखना। दो फोकस होते हैं इसमें, एक एफ को डिनोट करते हैं जो कि जहाँ पे पूरे को कन्वर्ज कर रहा है, और सेकेंड को F1 फोकस बोलते हैं। सेम कनकेव में होता है, कनकेव डायरेक्टली ये डाइवर्ज करने का काम करते हैं। जो कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर है ये कन्वर्ज करने का काम करते हैं। ये जो कनकेव मिरर हैं ये कन्वर्ज करने का काम करते हैं, लेकिन कनकेव लेंस जो है डाइवर्ज करने का काम करते हैं। तो दोनों के जस्ट अपोजिट हैं, तो अपोजिशन में है, तो बस उसको ही याद रखोगे। बाकी जो रूल डिस्कस किए हैं सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होने वाले हैं। अगर कोई रेडिएशन है ना, कन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं, अगर कोई रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है तो डायरेक्टली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होंगे फोकस से होते हुए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जो है रे डाल रहे हो तो ये फोकस से जो है डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर कोई रेडिएशन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हो तो सेम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में आगे चले जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई पॉइंट को फोकस में ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, F1 F डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फोकस से ट्रांसमिट करोगे तो ये जो नेक्स्ट फोकस है ये वाला F वाला, तो वहाँ से डायरेक्टली पैरेलल होते हुए आगे चले जाते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हुआ क्या? तीन ही इसमें रूल हैं। तीन रूल को अगर यहाँ से अच्छे तरीके से समझ गए तो बाकी ये जो टेबल लिखा हुआ है ना, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं बनने वाला है, नहीं रटोगे। जैसे कि अगर 2F के बियॉन्ड बना रहे हो, 2F के बियॉन्ड कोई इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देख लो, सीधा से बात है कि अगर कोई भी इमेज 2F के बियॉन्ड बन रहा है, ये 2F लिखा हुआ है कहाँ पे, ये 2F1 है और ये 2F2 है। यहाँ से तो रेडिएशन डालोगे, इमेज तो यहाँ पे आके बनेगा ना, यहाँ पे इमेज आके बनने वाले हैं। तो 2F में डालोगे तो सपोज ये रेडिएशन ऐसा आया, ऐसा आया क्या, और ये इमेज फॉर्म हुआ, सपोज ये कर लो, तो इसका डिस्टेंस देख लो, ज़्यादा थोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिमिनिश्ड लिखा है। ठीक है, अगर 2F में बनाओगे तो सेम साइज का बनने वाला है। फिर बियॉन्ड 2 के या फिर F और 2F के बीच में अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन करोगे तो ये मैग्नीफाइड बनने वाले हैं। ये सब कहाँ से पता चलेगा, अगर ये रूल पता होगा तो। बाकी कैसे फॉर्म किए जाते हैं ये सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा डायग्राम के फॉर्म में। ठीक, समझ आ गया। बाकी कहाँ पे हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर सिंपल कैमरा हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए, तो इस केस में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। बाकी कुछ रूल्स हैं, रूल्स देखो, अब कनकेव लेंस का समझना है, कन्वेक्स लेंस का तो समझ लिए, सेम हमें जो है कन्वेक्स का समझे, कनकेव का भी समझना है। तो कनकेव का सीधा सा मतलब है, बाकी यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये वाला, जो रूल इसका है वही रूल इसमें भी फॉलो होने वाले हैं। लेकिन इसमें दो ही कंडीशन बनते हैं, एक इन्फिनिटी में बनता है तो इसका जो इमेज बनने वाले हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। फिर अगर ये जो है फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच बना है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बस इतना ही कवर करना है। बाकी कनकेव लेंस का कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो गैलीलियन टेलीस्कोप हो गया, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर मायोपिया को करेक्ट करना है तो उस केस में इसका यूज़ किए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया कि कैसे फॉर्मेशन किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस ये कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कि लेंस कितना कन्वर्ज हो रहा है, कितना डाइवर्ज हो रहा है, अगर इसको पता लगाना है तो उस केस में यूज़ किए जाते हैं वो है पावर ऑफ लेंस, कि उस लेंस का पावर कितना है। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो लेंस समझ आ गया। चलो, अगर कोई कन्वेक्स लेंस है ना, जो कि कन्वर्ज होता है, अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ जो है अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर कनकेव में है ना जो डाइवर्ज होता है, अगर ये इसका फोकल लेंथ निगेटिव है तो उसका जो पावर वो भी निगेटिव होने ही वाले हैं। और जो यहाँ पे यूनिट जो पावर का यूज़ किए जाते हैं वो डायपर यूज़ किए जाते हैं। जो पावर का यूनिट होता है वो डायपर होता है, और एक डायपर 1 डायपर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ में 1 मीटर के ही बराबर होते हैं। ठीक, समझ आ गया। चलो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन आइज को डिस्कस करना है। ये नेक्स्ट चैप्टर है या फिर इसी से जो है मिलता जुलता ही चैप्टर है। तो अगर बायो के बात करो या फिर इस तरीके से फिजिक्स का बात करो, तो फिजिक्स में ह्यूमन आई का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम जो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किए जाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, जो कि एक कन्वेक्स लेंस सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। जो भी इमेज, जैसे कि कुछ भी चीज़ देख रहे हो तो उसका इमेज जनरेट होता है। उसका इमेज कहाँ पे जनरेट किए जाते हैं? रेटिना में जनरेट होता है। बाकी इसका भी कई यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एक को बोलते हैं कॉर्निया, जो आई का ये सबसे ऊपर भाग दिख रहा है ना, ये वाला कॉर्निया, ये देखो यहाँ से सबसे जो ऊपर परत है उसको कॉर्निया बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हुरमुर, जो कि कॉर्निया और लेंस को क्या करते हैं? फ्लूइड प्रदान करते हैं, है ना, थोड़ा जिससे और रिजिडिटी ना हो, सॉरी जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, रिजिडिटी ना हो, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट लेंस, लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस है, फ्लेक्सिबल कन्वेक्स लेंस है, और ये जो डायरेक्टली जो लाइट है उसको रेटिना में फोकस करने का काम लेंस के द्वारा किए जाते हैं। फिर कैलियरी मसल हो गया, जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं जिस तरीके से, अगर लाइट में जाओगे तो फोकल लेंथ अपने हिसाब से एडजस्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद नाइट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे फोकल जो लेंथ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट होंगे इस तरीके से। फिर आयरलिस हो गया, जो कि कलर पार्ट, ये जो स्मॉल से जो कलर पार्ट दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आयरलिस, जो कि पपिल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पपिल्स क्या है? ये ओपनिंग है आयरलिस में, जो कि लाइट को अंदर अलाउ करते हैं। ये जो पपिल्स हैं लाइट को अंदर अलाउ करते हैं। फिर रेटिना हो गया, जो कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, और यहीं पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ब्रेन में मैसेज दिए जाते हैं। फिर नर्व जो है ऑप्टिकल नर्व हो गया। अब ये जो सिग्नल दिए हैं तो सिग्नल को ट्रांसमिट भी करना है, तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम किए जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया ह्यूमन आइज। बाकी यहाँ पे लिखा गया सब चीज़ का जो बताया हूँ यहाँ पे कि पूरा इमेज के फॉर्म में है। बाकी कुछ डिफेक्ट देख लेते हैं विजन। एक डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसे नियर साइडनेस भी बोलते हैं, कि पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिख जा रहे हैं, है ना। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, कहाँ पे या फिर कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसका कॉज क्या है ये भी लिखा हुआ है। फिर एक आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइडनेस बोलते हैं, पास का तो दिख रहा है दूर का नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिर एक होता है प्रेस बायोपिया, जहाँ पे एजिंग लेंस, मतलब जैसे ही एज बढ़ते चले जाते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ जो आई है वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस करते हुए चले जाते हैं। तो एजिंग के साथ ये करना होते हैं, एजिंग के साथ ये फेनोमेना देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें जो है कन्वेक्स लेंस और कनकेव दोनों को यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर एक आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो कि अनइक्वल कन्वेचर, जो कॉर्निया है, लेंस है, इसका अनइक्वल कन्वेचर हो जाते हैं, तो उस केस में इसका यूज़ होता है। फिर एक आता है कैटरेक्ट, जो कि क्लाउडिंग, जो लेंस को थोड़ा क्लाउडिंग जो हो जाते हैं, क्लाउडिंग टाइप के हो जाते हैं वहाँ पे, है ना, इसका कॉजेस है कैटरेक्ट का, जिसे सर्जिकल रिमूव हो गया या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस करके जो कैटरेक्ट है उसको ठीक किए जाते हैं या फिर ठीक किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टर्म्स हैं, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे फिजिक्स में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो कि फिजिक्स में किए गए हैं, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं, लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटी इसाक न्यूटन के द्वारा। तो ये वन लाइनर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, तो इसको अपने लेवल में कवर बस इसको करना है। ड्रॉपलर इफेक्ट यहाँ पे लिखा है, हो जाएगा ये। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी लिखा हुआ है, तो ये भी अपने से कवर करना है। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट फिजिक्स, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।